हाय फ्रेंड्स। मैं दया पांडे और मैं लेके आया हूँ अपना अगला वीडियो। हम इसमें बात संविधान से रिलेटेड नहीं करेंगे। हम संविधान से रिलेटेड 6 वीडियो अपने डाल चुके हैं। ये हमारा संबंधित है शंकर आईएएस पर्यावरण संबंधित, जो कि इंग्लिश में आती है, लेकिन इसका मैंने खुद ट्रांसलेट किया है हिंदी, उसकी इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट किया है, जो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे, या शंकर आईएएस का ही हिंदी ट्रांसलेशन है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने इसको हिंदी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, ठीक, फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। क्योंकि बुक बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से काफ़ी जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पर्याप्त नहीं मिल पाती, जिससे कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती। क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक जो हैं बहुत ही कम उसमें कंसाइज करके आपको बता दिया गया, समझा दिया गया। तो हम बात करेंगे आज अपने शंकर आईएएस के पर्यावरण में। पहला ये कि क्लाइमेट चेंज क्या है। हम क्लाइमेट चेंज टॉपिक से उठाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। आपसे हम बता दें कि आपको पता ही होगा कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ठीक। क्लाइमेट चेंज सीधा सीधा ये है कि ये एक विशिष्ट रूप में क्या होता है, जलवायु में को जो प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं उनमें जो बदलाव होता है वही क्लाइमेट चेंज है। जैसे तापमान में, दाब में, वायु में, बादलों में, वर्षा के पैटर्न में, इनमें जो बदलाव आता है ये बताता है कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी हमारी पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज आ चुके हैं। जैसे प्री कैम्बियन काल में जो आइसेस था, और दूसरा प्लिस्टोसिन काल में भी आइसेस का फॉर्म आया था, जिसमें क्लाइमेट चेंज हुआ था। आपको बता दें कि प्री कैम्बियन युग में ही कार्बोनिफेरस जो काल था, जो कि लगभग 2.4 बिलियन टू 2.1 बिलियन ईयर्स अगो आया था। उसमें क्या हुआ था, इसमें क्या था कि हमारे जितने भी महाद्वीप थे या पूरी पृथ्वी लगभग, ये क्या थी, बर्फ से ढक गई थी। पूरी बर्फ से ये ढक गई थी। आपको बता दें यहाँ तक कि उष्णकटिबंधीय वाला जो क्षेत्र था वो भी पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। ऐसा काल कभी भी ऐसा नहीं देखा गया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अगर बर्फ से जम जाए, आप इसका मतलब समझते हैं कि क्या, मतलब जहाँ पे सूर्य की लगातार पूरे वर्ष किरणें पड़ती हैं, वहां पे भी क्या हुआ था कि बर्फ से पूरी वो पृथ्वी अपनी ढक गई थी। उस समय हमारे कंटिनेंट जहाँ पे हैं यहाँ पे नहीं थे। ये पहले पूरे कंटिनेंट जो अपने थे वो साउथ में स्थित थे, दक्षिण में स्थित थे। और सबसे अधिक जो प्रभाव था प्रीकैम्ब्रियन या कार्बोनिफेरस काल के प्लिस्टोस आइस एज का, वो सबसे अधिक दक्षिण के क्षेत्र में पड़ा हुआ था। दक्षिण जो अपना पोल था वहां पे अधिक पड़ा हुआ था इसका प्रभाव। इससे क्या होता कि आज भी आप देखते हैं कि हमें इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, हमारे भारत में मिलते हैं। हमारे इसके साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। अफ्रीका में मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा आपको इसके साक्ष्य, और साथ ही साथ ब्राजील में आपको देखने को मिलेगा, और पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, इन सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे कि इसके साक्ष्य मिलते हैं। कार्बोनिफेरस आइस एज के इसके साक्ष्य आपको मिलते हैं। ये बताता है कि इससे पहले भी कुछ चेंजेस आए थे जो हैं वर्तमान में। अभी देखिए आप, इसके बाद फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो होता है प्लिस्टोसिन काल आता है। प्लिस्टोसिन आइसिस ये अभी लेटेस्ट का है। यह तब आया था जब हमारे महाद्वीप जो है वो अपनी जगह पे स्टेबल हो गए, तो वो आके स्थित हो गए थे। जैसे भारत अपना चलते हुए जहाँ से आया, अब वो अपना भारत अफ्रीका से अलग हुआ, उसके बाद आज वर्तमान में यहाँ पे है, वो उत्तर में अपना भारत आ चुका है। पहले दक्षिण में स्थित था भारत। तो इसका जो प्रभाव है ये लगभग नॉर्थ क्षेत्र में अधिक था। जैसे कनाडा वाला क्षेत्र हो गया, ये सारे क्षेत्र जो थे, यहाँ पे जो प्लिस्टोसिन आइस एज था इसका प्रभाव अधिक पड़ा। तो इससे ये पता चलता है एक चीज, हम आपको इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज था वो वर्तमान की घटना नहीं है। पहले भी क्लाइमेट चेंज, इससे पूर्व भी जो वर्तमान में हम बोल रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो इस ये जरूरी नहीं है, इससे पहले भी क्लाइमेट चेंज अपने पृथ्वी पे आ चुके हैं। लेकिन इस क्लाइमेट चेंज में और पिछले क्लाइमेट चेंज में अंतर क्या है, यही जानने का हम इस पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आपको पता तो ये होगा ही कि इससे पहले जो क्लाइमेट चेंज आए वहां पे मानवीय गतिविधियां बहुत कम थी। क्योंकि इससे पहले मानव, अगर प्री कैम्बियन या कार्बोनिफेरस की बात करें तो उस समय मानव की उत्पत्ति थी ही नहीं, जीव की उत्पत्ति थी। कार्बोनिफेरस काल में मानव की उत्पत्ति उतनी थी नहीं, वो प्रभाव उस पर पड़ ही नहीं सकता था। प्लिस्टोसिन में भी मानव इतना आधुनिक नहीं हुआ था, न ही जानकार था कि वो प्रभाव डाल पाए पृथ्वी के पर्यावरण पे। लेकिन आधुनिक में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और उसके बाद से लगभग 4000 साल
पहले से या 5000 साल के बाद से इतना अधिक मानव ने प्रभाव पृथ्वी पर डालना शुरू कर दिया है कि इसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि आज जलवायु परिवर्तन के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। वो भी ये 1 दशक के दौर में। आपको पता हो कि ये जो 1 दशक का दौर था, यहाँ पे हमको बहुत अधिक अधिक आपको देखने को मिलेगा किस तरह से मानव ने अपनी गतिविधियां शुरू की। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से मानवीय गतिविधियां इतनी ज्यादा हस्तक्षेप करने लगी पर्यावरण में अपने, कि जलवायु परिवर्तन बहुत ही तेजी से शुरू हो गया। ठीक, तो वर्तमान में हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, कैसे है। आप ये तो जानते ही हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है ना। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत से हैं। एक तो प्राकृतिक कारण होगा जिससे क्लाइमेट चेंज होता रहता है, आपको पता है। अब वर्तमान में इसका मानवीय कारण है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो मेंशन किया गया है आपके शंकर आईएएस में। इसमें पहला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। फिर हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट फोर्सिंग के बारे में, ठीक, कि क्लाइमेट फोर्सिंग क्या है। बट इतना ज़्यादा इसमें हम नहीं जाएंगे डीपली, इतना ज़्यादा उसको जानने की जरूरत नहीं है। फिर हम एक चीज़ जानेंगे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये कौन कौन सी हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम ये अपने क्लाइमेट चेंज में बात करेंगे और इसको भारत के संदर्भ में भी देखेंगे। आपसे हम ये बता दें कि हमारा वीडियो कम से कम 2 उसमें जाएगा, 2 उसमें वीडियो में बनेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्त दया पांडे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ और हमारे चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन से। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो आपको वीडियो मिलने वाला है ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि ये शंकर आईएएस की पर्यावरण की जो इंग्लिश बुक है उसको मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में, वही आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की हिंदी में जो एनसीईआरटी लिखता है वो लिखता है भूमंडलीय ऊष्मन। ये बात करता है। आपसे हम ये बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। तो शंकर आइस ने आपका लिखा है ये कि यह तापमान में औसत वृद्धि को दर्शाता है। ठीक, तापमान में जो औसत वृद्धि होता है उसको दर्शाता है। इसमें पृथ्वी के सतह के पास और क्षोभ मंडल में वायुमंडल के मौसम में अत्यधिक क्या होता है, उतार और चढ़ाव देखा जाता है। जैसे सतह के पास क्या होगा कि आपको क्या होगा कि गर्म मौसम मिलेगा, या फिर कभी कभी ठंडी में एकदम ठंडा ही हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, क्षोभ मंडल के ऊपर जहाँ पे बादल बनते हैं, बादल को फॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें जेट वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या वहाँ पे भी बदलाव आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग 2 कारणों से होता है। ये तो एक प्राकृतिक कारण है, वो नेचुरल है। ठीक, वो कैसे होगा वो आपको हम बताएंगे। वो एक नेचुरल है, वो कैसे होता है। दूसरा क्या है, मानवकृत। ये दोनों कारण जब मिल जाते हैं तो इसका परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। आपसे एक चीज हम ये बता दें कि जो प्राकृतिक कारण है वो तो हमेशा से ही चला आया है, लेकिन कभी पृथ्वी में असंतुलन नहीं बना। जैसे कि पृथ्वी उसी तरह है। और क्या नाम है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात की तो वो फॉर्मेशन इफेक्ट नहीं डालती, वो संतुलन के लिए प्राकृतिक जो कारण है वो पर्याप्त है, वो उतना होता रहता है, अपने आप को संतुलित कर लेती है पृथ्वी। परंतु जो मानवकृत कारण है उसने क्या किया है कि वर्तमान में बहुत ज्यादा चिंता का विषय उत्पन्न कर दिया है। मानव द्वारा उत्पन्न जो गतिविधियां हैं, ठीक, उसने क्या किया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनकी मात्रा को, उनकी सांद्रता को क्या किया है, बढ़ा दिया है अपने वायुमंडल में। जिससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, भूमंडलीय ऊष्मन की समस्या बढ़ गई है। अब आपसे हम बात करें तो आप यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे कि ग्रीन हाउस गैस आखिर होती क्या है ना। ये ग्रीन हाउस गैस के बारे में नहीं, ये ग्रीन हाउस ही क्यों नाम दिया गया। आपको एक चीज बता दें, ग्रीन हाउस जो शब्द है ना, ये उन क्षेत्रों से लिया गया है। आपको पता हो जो ठंडा क्षेत्र है, जहाँ पे ज्यादा कोल्ड स्थिति पाई जाती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे वही है ना कि ऊष्मा का कंजर्वेशन कैसे हम करें, किस तरह ऊष्मा का संरक्षण कर सके। तो वहां पे किया क्या जाता है कि ऊष्मा को जो संरक्षण किया जाता है उसे एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है। मतलब ग्रीन हाउस बनाया जाता है जो कांच का होता है, वो बनाया जाता है। उसमें करते क्या है, आपको कांच के बारे में एक चीज तो पता ही होगी कि कांच करता क्या है कि जो बाहर से आने वाली किरणें हैं कांच के अंदर, उसके लिए तो वो पारगम्य है, उसके अंदर किरणें जा सकती हैं। जो लघु तिरंगे तरंगे आती वो उसके अंदर जा तो सकती हैं, परंतु कांच के अंदर की जो किरणें हैं वो कांच के बाहर नहीं जा सकते, मतलब बहिर्गम नहीं होती हैं। जिससे क्या होता है कि ये पूरा कांच किस तरह कार्य करने लगता है, जैसे अपना वायुमंडल, जैसे अपना
CO2 जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो क्या करती हैं, जो बाहर से आने वाली लघु तिरंगे हैं उनको तो अपने पृथ्वी के अंदर आने देती हैं, लेकिन दीर्घ तरंगों को क्या करती हैं, बाहर नहीं जाने देती। इसी तरह ये अपना कांच का एक घर बना होता है पूरा, वो ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। इसीलिए आपको एक चीज पता होगा कि आप जब भी देखते होंगे, जैसे कि आप गर्मियों में क्या करते हैं ना, आप गर्मियों में क्या करते हैं, एक चीज रियलाइज कीजिए, अगर किसी बंद खिड़की वाली जो कार होती है ना, और जैसी या फिर बस में आप जब बाहर प्रवेश, जब उसमें प्रवेश करते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि बाहर की अपेक्षा उसके अंदर क्या है, अधिक गर्मी है ना, अधिक गर्मी आपको प्राप्त होती है। लेकिन ठंडी में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आप बाहर अगर ज्यादा ठंडी है और उस बस या उस कार के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा गर्मी फील होगी, अगर वो कांच का बना हुआ है जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट, मतलब वहां से किरणें क्या है, बाहर नहीं निकल पाती, वो किरणों को रोक लेती हैं। तो इससे क्या आप एक चीज यहाँ पे किए होंगे कि इसका ऊष्मन, मतलब वहां का जो ताप था वो बढ़ गया ना, वहां पे ऊष्मा बढ़ गई। ये होता है ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस सीधे शब्दों में कांच का बना हुआ वो चीज है, एक शेप होता है जिसमें हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि कैसे अपना जो वायुमंडल है वो जो अपनी किरणें हैं या फिर क्या नाम है, जो किरणें सूर्य से आती हैं उसके लिए किस तरह कार्य करता है, ये चीज जानने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। आपको एक चीज बता दें कि ग्रीन हाउस जो गैस होती हैं, इसका सीधा सा जो है कि इसका प्रभाव क्या है, ये किस तरह ग्रीन हाउस गैस या फिर क्या नाम है ग्लोबल जो वार्मिंग है, सॉरी ग्रीन हाउस गैस नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग किस तरह वर्तमान में प्रभाव डाल रही है अपने पृथ्वी के अंदर। तो आपको एक चीज तो पता ही होगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो तापमान क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है ना, तापमान बढ़ रहा है। देखिए अब टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रही है, अभी वर्तमान में अब लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अपने टेम्परेचर यहाँ पे तापमान में देखी गई है ना। उसके बाद दूसरा ये कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट हर जगह पड़ेगा। और दूसरा ये कि समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही। अब थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा, जोड़िएगा एक दूसरे के साथ में। अगर समुद्र जल में वृद्धि हो रही मतलब क्या कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे होंगे, है ना। तो तापमान की वजह से ही तो ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र जल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद वर्षा में जो हो रहा है ना, वो पैटर्न में बदलाव आ रहा है। जैसे हमारा भारत जो मानसूनी जलवायु का देश है, आपको पता है, अब हमारा जो मानसून बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है यहाँ पे, ठीक। और ये सारी वो बनता है आपका उष्णकटिबंधीय से चलने वाली जो हवा होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून, वो आता है हमारे यहाँ। जो ITCZ बनता है अपने पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी भारत में, वहां पे क्या होता है, वहां पे वो आती किरण, अगर वहां पे वो वायु उसको भरने के लिए आती हैं, ठीक। अगर आप एक चीज सोचिए अपने दिमाग से, अगर ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति ये हो जाएगी कि हर जगह ITCZ का मान बढ़ने लगेगा, दिखने लगेगा आपको कि यहाँ पे ही वो है ऐसे। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके पैटर्न में क्या बदलाव होगा, जो स्थिति अभी है। अब ठंडी में क्या होता है, अगर ठंडी में भी टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक, तो वर्षा का क्या होगा, जो पहले अपना जुलाई या जून से जो बारिश शुरू होती थी, अगस्त सितंबर तक चलती थी, अब वह क्या होगा, वो बदलेगी ना। अब वो बदलेगी, जून के बाद भी एक्सटेंड होगी, जून के पहले भी आ सकती है, या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी जा सकती है ना। तो कोई इसका पैटर्न में कोई बदलाव आपको, कोई एक सेम चीज नहीं दिखेगी, इसमें बदलाव आपको पैटर्न में वर्षा में दिखेगा। दूसरा ये कि तापमान बढ़ेगा तो अपने जैसे उष्णकटिबंधीय जो देश हैं, इनमें क्या होगा, इनमें ये होगा कि गर्मी भी बढ़ जाएगी। भारत में गर्मी की जो शीत लहरें हैं वो चलने लगी, सॉरी वो गर्मी की जो लहरें हैं वो चलने लगी, जैसे भारत में लू है, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या होगी, इसका ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। उसके बाद बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होगी, जब गर्मी है तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जो बाढ़ का कारण बनेगी। और फिर तूफान आएंगे, जैसे कि साइक्लोन वगैरह भी, क्योंकि टेम्परेचर जब अधिक होगा तो वो समुद्र का टेम्परेचर भी आपका बढ़ा देगा। तो 27 अगर पार कर जाता है तो स्थितियां बन जाती है ना चक्रवात वाली, तो वो सारी चीजें भी स्थिति शुरू हो जाएगी। अब हमने बात कर ही लिया कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, जो उनका टोपी होती है, मतलब उसके क्या बोलते हैं, कैप, उसको ना, वो क्या होगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप सोचिए कि अगर इतनी ज्यादा समस्याएं आएंगी, जैसे कि समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और उसके बाद वर्षा में बदलाव आ रहा है, बाढ़ तूफान, ये सारी चीजें सिर्फ हम ही को नहीं प्रभावित करती, अपनी पारिस्थितिकी भी है, ठीक, जिसका एक आवास है, जिसका एक नीचे है, वो भी क्या होता है, वो भी इससे प्रभावित होता है। इससे क्या होगा कि बहुत से जानवरों की जो आबादी है वो लुप्त होना शुरू हो जाएगी, उसको क्या होगा कि वो समाप्त होती आपको दिखेगी, उनकी क्या होगा, विनाश का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बहुत असर डालेगा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर। साथ ही साथ कुछ
रोग भी फैलेंगे, जो टेम्परेचर से कुछ बीमारियां आती हैं, वायरस, ये सारी चीजें जैसे मलेरिया, मच्छर वगैरह जन्ना, ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। मतलब रोग जो होगा उसका भी प्रसार होगा, अपने पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, आपको देखने को भी मिल रहा है। इसके साथ ही साथ प्रवाल का विरंजन भी हो रहा है। प्रवाल विरंजन क्या होता है आपको ये पता ही है। प्रवाल विरंजन के बारे में हम अपने टॉपिक में बात करेंगे, हमने सिर्फ यहाँ पे एक हेडिंग वाइज देख लेते हैं कि प्रवाल विरंजन कैसे, प्रवाल भी विरंजन हो, क्योंकि गर्मी जब बढ़ती है तो प्लैंकटन वगैरह समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। जब प्लैंकटन वगैरह समाप्त होना शुरू हो जाते हैं तो प्लैंकटन के ऊपर ही निर्भर करते हैं प्रवाली जो जीव होते हैं, तो उनको खाना नहीं मिलता, धीरे धीरे वो भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही साथ उनको एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत होती है कि जल का जो टेम्परेचर हो वो कितना हो, ये सारी चीजें। ठीक, अगर ये सारी चीजें बदलेंगी तो फिर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उनका भी विरंजन शुरू हो जाएगा। अब हमने बात ये करी ली कि समुद्र गर्म गर्म होता है तो प्लैंकटन भी समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसका प्रभाव क्या था। ये प्रभाव इसका पूरा ब्रॉडली यहाँ पे इन सारी चीजों पे पड़ेगा। ठीक, अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक ये है कि ग्रीन हाउस जो गैस है वो होती क्या है। इससे पहले हम ये जाने कि ग्रीन हाउस का इफेक्ट कैसे पड़ता है। ठीक, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे, जैसा हमने कहा था। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इसी तरह हमारे चैनल को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।